वन। आज के इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े बदलाव, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी एलपीजी सुधारों के बारे में बात करेंगे। 1991 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी और एलपीजी सुधारों ने इसे कैसे बदल दिया, आज हम सब कुछ सरल भाषा और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझेंगे। क्या आप जानते हैं कि 1991 से पहले भारत में विदेशी कंपनियां क्यों नहीं आ सकती थीं और एलपीजी सुधारों ने भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे दुनिया से जोड़ दिया? इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। 1991 ये सिर्फ एक साल नहीं बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक मोड़ था। एक ऐसा मोड़ जब देश दिवालिया होने के कगार पर खड़ा था और फिर कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए गए जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। तो आखिर ये फैसले क्या थे, इन्हें क्यों लेना पड़ा, और सबसे बड़ा सवाल, 3 दशक बाद क्या हम आज भी उनकी कीमत चुका रहे हैं? आइए इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं। सोचिए, सुधारों से ठीक पहले देश की हालत क्या थी। अर्थव्यवस्था मानो एक ठहरा हुआ तालाब बन गई थी। नेशनल इनकम ग्रोथ रेट सिर्फ 0.8%, मतलब देश आगे बढ़ ही नहीं रहा था। विकास पूरी तरह से थमसा गया था। और एक तरफ जहां विकास रुका था, वहीं दूसरी तरफ महंगाई आसमान छू रही थी। इन्फ्लेशन रेट था 16.8%। इसका सीधा मतलब यह था कि आम इंसान के लिए गुजारा करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। रोजमर्रा की चीजों के दाम पहुंच से बाहर थे। तो चलिए इस पूरे सफर को समझते हैं। हम शुरू करेंगे उस संकट से जिसमें अर्थव्यवस्था फंसी हुई थी, फिर देखेंगे कि बदलाव की नई नीति क्या थी, व्यापार के नए नियम कैसे बने, इन सुधारों का असल में असर क्या हुआ, और आखिर में इन सबसे भारत को एक नई पहचान कैसे मिली। तो बात करते हैं पहले हिस्से की, संकट में अर्थव्यवस्था। साल 1991, जब भारत एक बहुत बड़े आर्थिक तूफान के मुहाने पर था। देखिए, यह संकट कोई रातों रात नहीं आया था। इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। एक तो सरकारी नियम कानून का ऐसा मकड़जाल था कि ग्रोथ हो ही नहीं पा रही थी। ऊपर से देश पर विदेशी कर्ज का भारी बोझ। हालत इतनी बिगड़ गई थी कि हमारे पास विदेशों से सामान मंगाने के लिए जरूरी फॉरेन करेंसी तक खत्म हो गई थी। और इन सब के ऊपर वो कमर तोड़ महंगाई तो थी। ऐसे में भारत के पास कोई चारा नहीं था। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से $7 बिलियन का लोन लिया गया। लेकिन ये कोई मामूली लोन नहीं था। ये एक शर्त के साथ आया था, और शर्त ये थी कि भारत को अपनी पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी को जड़ से बदलना होगा। और बस यहीं से शुरू हुई सुधारों की कहानी। तो ये बदलाव क्या थे? ये थे 3 बड़े कदम: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसे हम शॉर्ट में एलपीजी मॉडल भी कहते हैं। यही वो नया ब्लूप्रिंट था जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा बदल दी। तो सबसे पहले बात करते हैं उदारीकरण की। इसका सीधा सा मतलब था अर्थव्यवस्था को सरकारी कंट्रोल की जकड़ से ढीला करना, उसे आज़ाद करना। जैसे पहले रिजर्व बैंक एक सख्त कंट्रोलर की तरह काम करता था, अब उसकी भूमिका बदल गई। अब वो एक फैसिलिटेटर बन गया जो बाजार को आगे बढ़ने में मदद करे। दूसरा बड़ा कदम था निजीकरण, मतलब सरकार अब बिजनेस नहीं करेगी। इसका मकसद था जो सरकारी कंपनियां हैं, जिन्हें पीएसयूज कहते हैं, उन्हें प्राइवेट सेक्टर को सौंप देना। आइडिया ये था कि इससे वो ज्यादा बेहतर तरीके से और मुनाफे में चल पाएंगे। अच्छा, ये निजीकरण भी 2 तरह का था। एक था स्ट्रैटेजिक सेल। इसमें सरकार कंपनी का 51% या उससे ज्यादा हिस्सा बेच देती थी, जिससे मैनेजमेंट और कंट्रोल दोनों प्राइवेट हाथों में चला जाता था। और दूसरा था माइनॉरिटी सेल। इसमें सरकार 49% से कम हिस्सा बेचती थी, यानी कंट्रोल सरकार के पास ही रहता था। और फिर आया तीसरा और आखिरी स्तंभ, वैश्वीकरण। इसका मतलब था कि भारत अब अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल देगा। इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए जाएंगे। तो ये तो हो गई पॉलिसी की बात। अब देखते हैं कि जमीन पर, यानी ट्रेड के नियमों में इससे क्या बदलाव आया और दुनिया के लिए दरवाजे असल में खुले कैसे। देखिए, व्यापार को खोलने के लिए 2 बड़ी दीवारों को तोड़ना जरूरी था। पहली दीवार थी टैरिफ की। ये एक तरह का टैक्स होता है जो बाहर से आने वाले सामान पर लगता है ताकि वो महंगा हो जाए। और दूसरी दीवार थी नॉन टैरिफ रुकावटें, जैसे कि लाइसेंस लेना या कोटा तय करना कि कितना सामान देश में आएगा। इन दोनों ही दीवारों को गिरा दिया गया। इसी के साथ एक और बहुत बड़ा दांव खेला गया, रुपए का अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएशन। अब ये क्या था? आसान भाषा में कहें तो सरकार ने जानबूझकर विदेशी करेंसी जैसे डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत कम कर दी।
इसका असर ये हुआ कि विदेशियों के लिए भारत का सामान अचानक बहुत सस्ता हो गया और नतीजा हमारे एक्सपोर्ट्स में, यानी जो सामान हम बाहर बेचते हैं उसमें जबरदस्त उछाल आया। तो ये थे वो बड़े सुधार, लेकिन सवाल ये है कि इनका असर कैसा रहा। और सच तो ये है कि ये सुधार एक दो धारी तलवार साबित हुए। कुछ लोगों के लिए ये फायदेमंद रहे तो कुछ के लिए नुकसानदेह। तो सवाल फिर वही है, इन सुधारों का असर आखिर हुआ क्या? चलिए जरा असलियत और आंकड़ों की दुनिया में झांक कर देखते हैं। सुधारों के बाद जो तस्वीर सामने आई वो बहुत बंटी हुई थी। एक तरफ था हमारा सर्विस सेक्टर, जिसने सचमुच रॉकेट की स्पीड से तरक्की की, लेकिन वहीं दूसरी तरफ था हमारा कृषि क्षेत्र, जो इस पूरी दौड़ में बहुत बहुत पीछे रह गया। अब सवाल उठता है कि कृषि क्षेत्र पीछे क्यों रह गया? इसकी कई वजहें थीं। एक तो सरकार ने सिंचाई और सड़कों जैसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कम कर दिया। फिर फर्टिलाइजर पर जो सब्सिडी मिलती थी उसे हटा दिया गया, जिससे छोटे किसानों की लागत बढ़ गई। और ऊपर से टैरिफ कम होने से बाहर से सस्ता माल आने लगा, जिसने हमारे घरेलू किसानों की कमर तोड़ दी। लेकिन एक तरफ जहां खेती किसानी संघर्ष कर रही थी, वहीं सर्विस सेक्टर में बिल्कुल नई क्रांति जन्म ले रही थी। इन सुधारों का सबसे बड़ा नतीजा शायद यही था कि भारत पूरी दुनिया के लिए आउटसोर्सिंग का एक बड़ा हब बन गया। तो सवाल ये है कि भारत अचानक दुनिया का बैक ऑफिस कैसे बन गया? इसके पीछे कुछ बड़ी वजहें थी। पहली, हमारे पास स्किल्ड लेबर थी जो किफायती भी थी। दूसरी, इंग्लिश बोलने वालों की एक बड़ी आबादी। और तीसरी, हमारा स्टेबल पॉलिटिकल माहौल। इन सब ने मिलकर देश में अच्छी सैलरी वाली लाखों नई जॉब्स की बाढ़ ला दी। मगर हर कहानी के दो पहलू होते हैं। जहां भारत में नौकरियां बन रही थी, वहीं अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों में इसका विरोध भी हो रहा था। वहां लोगों का मानना था कि आउटसोर्सिंग की वजह से उनकी नौकरियां छिन रही हैं और उनके देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। तो एक तरफ थी जबरदस्त आर्थिक तरक्की और दूसरी तरफ थी इसकी एक सामाजिक कीमत। और यही बात हमें इस कहानी के आखिरी हिस्से पर ले आती है कि इस तरक्की की कीमत क्या थी और भारत की नई पहचान क्या बनी। ये कोट है जो इस पूरी बहस को बहुत अच्छे से समझाता है कि अगर आर्थिक सुधारों ने हमें ग्लोबल मार्केट तक पहुंचने का मौका दिया, तो उन्होंने गरीबों के कल्याण के साथ समझौता भी किया। हुआ ये कि विकास का फायदा बड़े बड़े शहरों तक तो पहुंचा, लेकिन देश की एक बहुत बड़ी आबादी, खासकर गरीब तबका, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीजों से और दूर हो गया। और यहीं पर यह सफर हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है कि 3 दशक बाद आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो क्या ग्लोबल मार्केट तक पहुंचने के लिए किया गया ये समझौता वाकई सार्थक था? आज हमने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को विस्तार से समझा। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान इकोनॉमिक्स वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।